नमस्कार बच्चों। आज हम करने वाले हैं व्याकरण का एक नया टॉपिक जिसका नाम है शब्द और पद। शुरू में आपने पढ़ा होगा वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, पर क्या शब्द की केवल इतनी ही परिभाषा है? इससे अधिक, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़ी कक्षाओं में जाते हैं वैसे वैसे हर चीज का अध्ययन, हर बात का जो ज्ञान है वो थोड़ा विस्तृत होता जाता है। शब्द केवल वर्णों का समूह नहीं होता है, बल्कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, उसे ही शब्द कहते हैं। यानी शब्द की परिभाषा अगर हमें लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो बातें क्लियर हैं। पहला कि शब्द में वर्ण एक से ज्यादा होते हैं और ये जो समूह है वो सार्थक होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ होना जरूरी है, तभी वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। ठीक है। अब पद किसे कहते हैं? शब्द और पद का अंदर बाद में बताएंगे। पद किसे कहते हैं? यानी जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो उसे पद कहते हैं, वही शब्द पद कहलाता है। तो परिभाषा में आप लिख सकते हैं वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द पद कहलाता है। जब तक वो स्वतंत्र इकाई है, अकेला है, तब तक वो शब्द है, लेकिन जब वो वाक्य का हिस्सा बन जाता है तब वो शब्द स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि वाक्य का एक हिस्सा बन जाता है और उसमें कोई ना कोई जिम्मेदारी उस शब्द को मिलती है, कोई ना कोई पद उसको मिलता है, और इसलिए वाक्य में प्रयोग होने पर ही शब्द पद कहलाता है। और यही इसका अंतर भी है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे शब्द की अगर मैं बात करूं, राम, पढ़ना, ठीक है, जाना, ये सारे शब्द हैं क्योंकि ये स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर यही शब्द किसी वाक्य में आ जाते हैं, वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं, तब ये पद बन जाएंगे। जैसे राम पढ़ने जाता है। ठीक है, अब ये वाक्य बन गया है। तो हर एक शब्द राम एक पद है, क्योंकि यहां पर राम क्या कर रहा है? क्रिया का काम कर रहा है, ये इसका कर्तव्य हो गया है, कर्ता कारक भी है, ये संज्ञा भी बन गया है। और पढ़ने जाता है ये क्रिया हो गया। ये जो शब्द है ये क्रिया का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये क्रियापद हो गया। राम क्योंकि पढ़ने का कार्य कर रहा है इसलिए ये कर्ता पद हो गया, ये संज्ञा पद हो गया। तो इस तरह जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब वो पद बन जाता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि शब्द का वर्गीकरण, कि हम किसी भी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, खासतौर पर हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो उन सारे शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है। तो शब्दों का वर्गीकरण अगर हम करें तो कई आधारों पर किया जाता है। जैसे पहले हम ले लेते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर।
स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, यानी जो शब्द भाषा में इस्तेमाल हो रहे हैं वो शब्द की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है, वो कहाँ कहाँ से आए हैं भाषा में। दूसरा, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के अर्थ, एक अर्थ का शब्द है, एक से ज्यादा अर्थ का शब्द है, विलोम अर्थ वाला शब्द है, या कैसा है, वो अर्थ के आधार पर होते हैं। तीसरे भेद की, अगर हम तीसरे वर्गीकरण की बात करें तो हम कह देते हैं प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, कि जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कितने तरीके से करते हैं। प्रयोग के आधार पर, इसमें आप कह सकते हो विकारी और अविकारी शब्द इसमें आते हैं, क्योंकि जब हम प्रयोग करते हैं उसका तो कुछ शब्द बदल जाते हैं और कुछ नहीं बदलते हैं, प्रयोग के आधार पर। और चौथा है रचना के आधार पर। रचना का मतलब है शब्द की बनावट को देख करके शब्द के कितने भेद होते हैं वो अलग अलग। तो इनका विस्तार से वर्णन कर लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद की अगर हम बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला, तत्सम, तत्सम शब्द, इन्हें संस्कृत के शब्द भी कह देते हैं, यानी ये वो शब्द होते हैं जो संस्कृत में जैसे प्रयोग होते हैं वैसे ही के वैसे ही हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं। तत्सम, तत्सम का मतलब है उसके समान। क्योंकि हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है, तो संस्कृत के शब्द बिल्कुल वैसे ही बिना बदले जो हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुत्र संस्कृत का शब्द है, हिंदी में भी इस्तेमाल होता है। अग्नि संस्कृत का है, हिंदी में भी इस्तेमाल होता है। वायु, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द एज इट इज इस्तेमाल होते हैं, उन्हें कहते हैं हम तत्सम शब्द। दूसरे हैं तद्भव। तद्भव का मतलब है तत् जमा उद्भव, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों से उत्पन्न हुए हैं और रूप बदल करके हिंदी में आ गए हैं। यानी अब पुत्र है, ये संस्कृत का शब्द है, इसे हिंदी में क्या शब्द उत्पन्न हुआ है? बेटा, हिंदी का शब्द है। अग्नि संस्कृत का है, इसे हिंदी में इसी शब्द से हिंदी का एक नया शब्द बना है आग। वायु है, संस्कृत का है, लेकिन इसी शब्द से हिंदी का एक नया शब्द बना है और वो है हवा। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं तद्भव शब्द। तीसरे हैं देशज शब्द। देशज, देशज का मतलब होता है हमारे ही देश की भाषाओं के शब्द। हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इन भाषाओं के जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो सारे के सारे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे आप ले सकते हो झुग्गी, हम कह देते ना झुग्गी झोंपड़ी, ये हमारे अपने शब्द है। झाड़ू, ये हमारे देश की अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। खिचड़ी, बहुत सारे शब्द हैं। और चौथे जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं विदेशज। विदेशज का मतलब होता है विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, वो सारे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी की तो बहुत सारे शब्द हमारे हिंदी भाषा में इस्तेमाल, जैसे स्कूल अंग्रेजी का शब्द है,
हिंदी में इस्तेमाल होता है। स्कूल है, पेन है, पेंसिल है, कितने सारे शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं। इसके अलावा अरबी फारसी जो भाषाएं हैं उनके भी हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे वकील शब्द उर्दू फारसी का ही है, ठीक है। और आप दरवाजा, दरवाजा शब्द क्या है, ये भी फारसी शब्द है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं तुर्की भाषा के, पुर्तगाली भाषा के, जैसे तौलिया शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अलग विदेशों की अलग अलग भाषाओं के हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। तो ये था उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। अब हम करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार बताए गए हैं। चार। पहला, क्योंकि शब्दों के अर्थ के हिसाब से ये बताए गए हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। आप कह सकते हो एक अर्थी। सबसे पहले एक अर्थी शब्द। ये एक अर्थी शब्द होते हैं जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ होता है। जैसे पेड़, एक ही अर्थ है। पेड़ कहेंगे तो पेड़ ही होगा, झाड़ी को आप पेड़ नहीं कह सकते हो। जैसे घोड़ा, ठीक है, एक एक अर्थ वाले हैं। बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, लेकिन ये ऐसे शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है, वो सारे के सारे एक अर्थी हैं। अब केला, आम, ये सारे क्या है, एक अर्थी शब्द है। दूसरा है अनेकार्थी। अनेक अर्थी का मतलब है अनेक अर्थ वाला, यानी ऐसे शब्द भी हैं जिनके अर्थ एक से ज्यादा हैं। जैसे आप कह सकते हो दिन। अब ये नहीं पता दिन कौन सा, आज का दिन, कल का दिन, आने वाला दिन या बीता हुआ दिन, ठीक है। कर, अब कर माने हाथ भी होता है, कर माने करना भी होता है, कर माने टैक्स भी होता है, ये नहीं पता कौन सा है। तो एक, इसके एक से ज्यादा अर्थ हैं। ऐसे ही हम कह देते हैं, जैसे बाल। बाल माने क्या होता है, सिर का बाल भी होता है, बाल माने बालक भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके अर्थ एक से ज्यादा भी हैं। तीसरा नंबर की अगर हम बात करें तो ये बनते हैं विलोमार्थी, विलोम अर्थ वाले, ऑपोजिट, विपरीतार्थी भी कह देते हैं इनको। जैसे रात दिन, ये विलोमार्थी हैं। सुबह शाम, ये विलोमार्थी हैं, ऑपोजिट वर्ड जिनको आप कह देते हैं। और चौथा है जिन्हें हम लोग कह देते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची में वो शब्द आते हैं जिनका मीनिंग तो सेम होता है लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं। अनेकार्थी में क्या था, शब्द एक ही था, मीनिंग ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पर एक ही मीनिंग के लिए एक से ज्यादा शब्द आ रहे हैं। जैसे पर्यायवाची में हम अगर बात करें कि फूल की, फूल, अब इस फूल के लिए कितने सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। पुष्प भी कह देते हैं, कुसुम भी कह देते हैं, सुमन भी कह देते हैं। तो एक ही चीज के लिए जब एक से ज्यादा शब्द इस्तेमाल होते हैं, ऐसे शब्दों को कहते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है जिनमें विकार आ जाता है, यानी जिन शब्दों के प्रयोग में
परिवर्तन आ जाता है, लिंग बदला तो बदल गए, वचन बदला तो बदल गए, ऐसे शब्दों को कहते हैं विकारी शब्द। और इन विकारी शब्दों में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्योंकि संज्ञा एक वचन होगा, मैं होगा, सर्वनाम है बहुवचन होगा, बदल जाएगा, विशेषण भी बदल जाता है, क्रिया भी बदल जाती है काल बदलने पर। तो इसलिए ये चारों विकारी शब्दों में आते हैं। और अविकारी शब्द हैं जो बदलते नहीं हैं। आप कुछ भी बदल लीजिए, लिंग, वचन, काल, कारक, पर ये कभी नहीं बदलते। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं अविकारी शब्द, और इन्हीं शब्दों को अव्यय भी कह देते हैं। ये 5 प्रकार के हैं। पहला क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। दूसरा संबंध बोधक, जो संबंध बताते हैं, क्रिया का संबंध बाकी वाक्य के शब्दों के साथ। समुच्चय बोधक, जिन्हें हम कंजक्शंस या कनेक्टर्स भी कह देते हैं, ये वो शब्द होते हैं जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं जो सडन फीलिंग्स को, इमोशंस को व्यक्त करते हैं, वो विस्मयादि बोधक होते हैं। और एक होता है निपात, जो सिंगल शब्द होता है, हालांकि अकेले शायद इसका महत्व ना हो, मगर जिसके साथ भी लग जाता है उसको मूल्यवान बना देता है। जैसे तक, ही, भी, ठीक है, ये निपात शब्द होते हैं। तो इन्हें, ये सारे बदलते नहीं है, इसलिए ये अविकारी है। रचना के आधार पर है शब्द का चौथा भेद। और रचना के आधार पर यानी वाक्य की बनावट को अगर हम देखें तो वाक्य की बनावट को देखने पर हमें पता चल जाएगा कि पहला, ये 3 भेद बताए गए हैं रचना के आधार पर। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो इनका एक ही शब्द, मतलब सिंगल शब्द होते हैं और एक इनका निश्चित अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होता है। जैसे घर, पेड़, ठीक है। दूसरे होते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में 2 शब्द जुड़े हुए हैं, तो योग जमा इक, योग माने जोड़। यानी पहली शर्त ये है, इसकी जो पहचान की बात करूं तो एक तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, और दूसरा ये कि एक ही अर्थ होता है। यानी आप इस शब्द को 2 शब्दों से मिले हुए शब्द के अर्थ देख लो, एक बार इकट्ठा करके, एक बार अलग अलग करके, तो दोनों का मीनिंग सेम होगा। पुस्तकालय का अर्थ होता है किताबों का घर, जहाँ पर किताबें होती है, लाइब्रेरी। और पुस्तक जमा आलय, पुस्तक माने किताबें, आलय माने घर, तो इसका मतलब भी है पुस्तकों का घर, और ये इकट्ठा जो आया इसका मतलब भी है पुस्तकों का घर। यानी यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनेगा, मगर अर्थ उसका अलग अलग भी और इकट्ठे भी एक ही होगा। ऐसे शब्दों को कहते हैं यौगिक शब्द। तीसरा है योग रूढ़। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग तो है, यानी 2 शब्दों से मिलकर बनेगा, लेकिन उसका जो मीनिंग होगा वो रूढ़ होगा। रूढ़ मतलब परंपरा से चला आ रहा है, जो एक अलग ही मीनिंग होगा, बट मतलब उस खास अर्थ में वो शब्द इस्तेमाल होगा। यानी इसकी पहचान क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बनता है और एक निश्चित अर्थ होता है, एक डेफिनेट मीनिंग होता है, इसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है। जैसे चिड़िया घर, अब इसको अलग अलग कर दें तो चिड़िया और घर, तो इकट्ठे का घर, तो चिड़ियाघर का मतलब है जहाँ ऐसी जगह जहाँ पर सभी प्रकार के जानवर रखे जाते हैं। लेकिन अगर हम इसी शब्द को अलग अलग कर दें, चिड़िया और घर, यानी इसके अकॉर्डिंग होता है चिड़िया का घर। पर खाली चिड़िया के घर को तो चिड़ियाघर नहीं कहते ना, क्योंकि चिड़ियाघर शब्द जो है वो एक खास जगह के लिए, इसका ये अर्थ जो है वो फेमस हो गया है। चिड़ियाघर कहते ही वो जगह याद आ जाती है जहाँ पर सभी जानवरों को रखा जाता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पंकज। अब पंकज को अगर अलग अलग करते हैं तो पंक माने कीचड़, ज माने उत्पन्न होना, जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ हो वो पंकज है। और यहाँ अगर हम इकट्ठा करके इसका मीनिंग रखते हैं तो पंकज का मतलब कमल है। यानी यहाँ पर तो कुछ भी मीनिंग हो सकता था, कीचड़ में तो बहुत सारी चीजें पैदा होती हैं, कीड़े भी, मकोड़े भी, झाड़ भी और पेड़ पौधे भी, बहुत कुछ। लेकिन पंकज कहते किसको? केवल कमल के फूल को पंकज कहते हैं। इसलिए ये जो अर्थ है 2 शब्दों से मिलकर बना है, और ये जो इसका जो अर्थ है वो फेमस है, परंपरा से चला आ रहा है, रूढ़ हो चुका है। ठीक है, तो ये थे शब्द के भेद।